ये यहाँ अपना अध्याय पूरा होगा। तो आज इसको अपन पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी सी बात रखना नहीं चाहते, फिर कल अपना नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें सुनो, अपन ने कार्यालय अध्यक्ष के बारे में पढ़ा ना पहले। अच्छा, ये दो बालक तो अभी आए हैं, आप तो पहले हो ना। बताओ कौन से नंबर पे थी कार्यालय अध्यक्ष है? 2 के 18 पर, 2 के 17 पर विभागाध्यक्ष और 2 के 18 पर कार्यालय अध्यक्ष। हाथ देखो, हाथों हाथ टैली करो। सही है ना? अच्छा, अब सुनो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जब आप अपना मन और दृढ़ इच्छा से अंदर से पढ़ने के लिए और सीखने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आपको अपने आप याद होने लग जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई है, इसके 2-3 साल पहले मैं पढ़ाता था। सत्य है कि बोर्ड पे नहीं लिख पाता था, ये बैठी केवल बैठ करके बोलता ही था, भाषण नहीं देता था। मेरे से बोर्ड पे लिखा नहीं जाता था, और मैंने ये सोचा कि बोलने से समझ में तो आ जाएगी, लेकिन कुछ बातें लिखने से ज़्यादा समझ में आती हैं। और ये मैंने मेरे मन में दृढ़ संकल्प करके सोचा कि मुझे इसके लिए अपने आप को ठीक होना है। केवल एक इच्छा जागृत हुई और मैं अब ढंग से लिख लेता हूं। पहले बैंक में मेरे साइन करता था पैसे निकालने के लिए, तो बैंक वाले मना करते थे, साइन नहीं मिल रहे। मैं करूं क्या, मेरा हाथ हिलता, मैं कर ही नहीं सकता, आदमी वो यूं। तो वो फिर कहता था कि वो मैडम बोलिए आप अंगूठा वो लगा दो अंकल और साइन हटा लो, लेकिन फिर आप एटीएम का यूज नहीं कर पाओगे और हम आपको चेक भी नहीं देंगे विड्रॉल पे, और आपको हमेशा यहीं आना पड़ेगा। मैं बोलूं मैं दस्तखत करूंगा और तुम्हारे से टेली करूंगा। तो मैंने दृढ़ सोच लिया कि मैं ये सही कर लूंगा, तो अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसे आप, जब मैं 75 ईयर्स की उम्र में ये चेंज कर सकता हूं, तो आपकी तो अभी उम्र की शुरुआत है। तो आप आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय अध्यक्ष, इसमें देखो, एक एक बात को ध्यान से सुनना। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के नियम 3 के अंदर की जाती है। कौन से नियम में? 3 में। और इसकी नियुक्ति विभागाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कहता है कि विभागाध्यक्ष अपने अधीन जो सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में किसी राजपत्रित अधिकारी को किसी कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? किसी कार्यालय में किसी राजपत्रित अधिकारी को क्या कर सकता है? कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, परंतु वो जो अधिकारी है गजिटेड, वो उस कार्यालय में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरे ऑफिस में हूं और मुझे दूसरे ऑफिस का कार्यालय अध्यक्ष बना दिया, ऐसा नहीं होगा। जिस ऑफिस में गजिटेड ऑफिसर हैं, उनमें से किसी एक को उस कार्यालय का क्या कर सकता है? कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। और एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष होगा। एक कार्यालय में 2 कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाएंगे। तो 2 बातें याद रखनी है। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित नियम 3, और उसके बाद नियुक्ति किसके द्वारा? कार्यालय अध्यक्ष द्वारा। ऐसी उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? उस कार्यालय का राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। तो ये 3 बातें इसमें अब लिखो। नियम 3 में लिखो, विभागाध्यक्ष
अपने अधीन कार्यालय में, अपने अधीन किसी कार्यालय में किसी राजपत्रित अधिकारी को, किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। एक कार्यालय के लिए, एक कार्यालय के लिए एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। एक ही कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। नियम 3 कै कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रारूप है। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रारूप दिया गया इसमें। भाई कैसे लिखेगा? मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर सच एंड सच को द नेम ऑफ द ऑफिस ऐसे नियुक्त करता हूँ, वो एक परफॉर्मा है, वो आपको लिखना नहीं है, आपके परीक्षा के लिए वो फिट नहीं है। तो केवल इतना लिख दो कि कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रारूप, बस इतना ही लिखना है, इसमें और कुछ नहीं है। ये भी 3 कै में क्या है? अब लिखो 3 कै आहरण एवं वितरण अधिकारी की नियुक्ति। आहरण एवं वितरण अधिकारी की नियुक्ति। क्लियर? अब उसके बाद इसमें कहता है, ध्यान से सुन लो, आहरण और वितरण अधिकारी की नियुक्ति कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आहरण और वितरण अधिकारी की नियुक्ति, बोलो कौन सी में पढ़ी परिभाषा? 2 के 11 में। समझ में आ गया? तो कहता है कि कार्यालय अध्यक्ष की सॉरी आहरण और वितरण अधिकारी की नियुक्ति कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो क्या कहता है? कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों में से किसी एक राजपत्रित अधिकारी को आहरण और वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो इसमें लिखो कार्यालय अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीन राजपत्रित अधिकारियों में से किसी एक राजपत्रित अधिकारी को, किसी एक राजपत्रित अधिकारी को आहरण और वितरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। यह आहरण और वितरण अधिकारी, यह आहरण और वितरण अधिकारी कार्यालय के बिलों पर, कार्यालय के बिलों पर हस्ताक्षर करेगा। यह आहरण और वितरण अधिकारी कार्यालय के बिलों पर हस्ताक्षर करेगा और कोषागार / बैंक से
और कोषागार ऑब्लिक बैंक से राशि आहरण करेगा, आहरण निकालेगा, मतलब कोषागार ऑब्लिक बैंक से राशि आहरण करेगा, निकालेगा। समझ आ गया? फिर लिखो, आहरण और वितरण अधिकारी, आहरण और वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के, राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। आहरण और वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इनके बिलों पर कार्यालय अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष ऑब्लिक विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा। पैराग्राफ चेंज करके, इसलिए ओब्लिक करके विभागाध्यक्ष लिखा है। समझ में आएगी क्या? राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष ओब्लिक विभागाध्यक्ष करेगा। तो अपन ने कहा कि यदि जो और राजपत्रित अधिकारी हैं उनके बिलों पे हस्ताक्षर कौन कर देगा? कार्यालय अध्यक्ष कर देगा। लेकिन कार्यालय अध्यक्ष के राजपत्रित अधिकारी है, उसके बिलों पे कौन करेगा? विभागाध्यक्ष। इसलिए ओब्लिक करके बात कहिए। समझ में आ गया? अब उसके बाद लिखो इसी में पैराग्राफ चेंज करके, जिन बिलों पर आहरण और वितरण अधिकारी हस्ताक्षर करता है, जिन बिलों पर आहरण और वितरण अधिकारी हस्ताक्षर करता है, उनकी अनियमितता के लिए, उनकी अनियमितताओं के लिए कार्यालय अध्यक्ष जिन बिलों पर आहरण और वितरण अधिकारी हस्ताक्षर करता है, उनकी अनियमितताओं के लिए कार्यालय अध्यक्ष अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है, अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कार्यालय अध्यक्ष उसके लिए उत्तरदायी होगा? यस। मतलब जो अंडर कोई अधिकारी है उनसे कोई भी गलती हुई है, उस गलती के लिए जो उसका बॉस है जिसने उसको नियुक्त किया है वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नियम 4 और लास्ट, वित्त विभाग से सलाह। वित्त विभाग से सलाह। हाँ जी, इसमें लिखो, उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार की का कोई संदेह, उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का संदेह है या कोई शंका है तो वित्त विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, पूछा जाएगा।
वित्त विभाग से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा। और वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा। वित्त विभाग का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। मतलब उसमें फिर कोई ये नहीं कह सकते नहीं साहब ये सही नहीं है, उसने कह दिया वो फाइनल है। वित्त विभाग का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो सबको मानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये अपन ने आज सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान सेवा नियम। ये जो था सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम था। अब हम पढ़ेंगे RSR, राजस्थान सर्विस रूल। समझ में आ गई क्या? कंफ्यूज मत होना, कहीं उसको इसका समझ लो और उसका इसमें समझ लो। पिछली बार एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा था, उसको दोनों पेपर में पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे आ रहे थे, लेकिन जो इन्विजिलेटर होता है उस समय वो उसके पास आया और बोला रोल नंबर आपने सही लिखे या नहीं लिखे वो दिखाओ। ऐसा होता होगा कोई सिस्टम। तो वो कॉपी पे उसको कहा तो उसने वो जो उसकी क्या बोलती है वो MR शीट वो दिखाई उसको, जहाँ रोल नंबर लिखते हैं। अब उसमें वो क्या हुआ कि जो उसका जो क्वेश्चन पेपर था RSR वाले जवाब में उसने J फंड वाले जवाब लिखना शुरू कर दिया, ABCD जो निशान लगाते हैं, तो वो तो सारे गलत हो गए। और J फंडार तो उसके बाद में मैंने पूछा पेपर आज तो बहुत अच्छा हुआ होगा, तो वो रोने लग गया। बोले सर मेरे से तो बहुत बड़ी ब्लंडर होगी। क्या हुआ? बोले मैं तो ऐसे उल्टा लिखे। तकदीर से क्या हुआ, वो पेपर ही कैंसिल हो गया। फिर दोबारा 16 में हुआ, अक्टूबर में जाके। तो मैंने कहा आप पूर्ति कर ले भाई। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं समझना। मैं पढ़ाऊँ आपको सामान्य वित्तीय नियम और आप समझो उसको RSR, ऐसा नहीं करना है। जहां रेवेन्यू संबंधी मामला आए, भुगतान संबंधी मामला बोले तो इसका मतलब वो J फंडार है। और जहां सरकारी कर्मचारी की अवकाश का है, छुट्टी संबंधी है या प्रतिनियुक्ति संबंधी बात है, तो या कोई वेतन भत्तों संबंधी मामला है, तो वो काम होगा RSR में होगा। अब उसके बाद एक टॉपिक हमने यहाँ पूरा कर लिया है। जो आज 2 विद्यार्थी नए आए, 3, उनको मैं ये बताता हूँ कि एक हमने पूरा RSR में एक टॉपिक पूरा कर लिया जिसका नाम है कार्यगण काल, ज्वाइनिंग टाइम। ये ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 2011 में एक क्वेश्चन आया था, वो ये था कार्यगण काल इनमें से किन पर लागू नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या था? ज्वाइनिंग टाइम इनमें से किन पर लागू नहीं है। पहला था वर्क चार्ज स्टाफ पर। दूसरा था बी ऑप्शन था कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर। तीसरा था आकस्मिक वे मद से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर। और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो बोलो सही क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों पर ही कार्यगण काल नियम लागू नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि कोई राज्य सरकार का अधिकारी या कर्मचारी APO है, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, पद स्थापन प्रतीक्षा में है और उसके निवास स्थान में परिवर्तन होता है,
तो उसे कार्यगण काल दिया जाएगा या मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहला कहता है ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 1 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। 4 दिन। बोलो समझ में आ गया? एपीयू को जो अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में है, ये कौन से उसमें है कि 4 दिन मिलेगा। अब मैं पूछता हूं, यदि अब जो इस साल जो पेपर आएगा, जो नए विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो परेशान नहीं हो, आपका एक एक जो टॉपिक रह गया है वो 100% आपको पढ़ाया जाएगा। और अब आप आगे के लिए कंटिन्यू रहो, और हम आपको जिनका जितना सिलेबस रह गया है वो पूरा कराया जाएगा। चाहे संस्थान कराए या नहीं कराए, लेकिन जो मेरी क्लास में स्टूडेंट बैठेगा उसको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरा सिलेबस उनको पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे संस्थान कराए या नहीं कराए। तो आप इस बात से निश्चिंत रहना। दूसरी बात, इस क्वेश्चन ये पूछता हूं कि एपीयू को कार्यगण काल निवास स्थान में परिवर्तन होने पर 4 दिन का मिलता है, ये कौन से नियम में? ऑप्शन देता हूं, नियम 3, नियम 4, नियम 5 और नियम 6। नियम 5 में अपन नियम 5 में 4 बातें पढ़ी थी कि कार्यगण काल की गिनती कौन से तिथि से प्रारंभ होगी। तो मैंने ये बताया था, नए विद्यार्थी भी सुन लो, कार्यगण काल की गिनती उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन राज्य सरकार का कर्मचारी अपना कार्यभार किसी अन्य को सौंप देता है। यदि दोपहर के पूर्व में चार्ज देता है तो उसी दिन से, और दोपहर के बाद में देता है तो अगले दिन से कार्यगण काल की गिनती प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद में ये भी कहा था कि कार्यगण काल की दूरी का मापने का आधार पुराना मुख्यालय होगा। तीसरा कहा था कि एक ही स्थान पर यदि ट्रांसफर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर किया जाता है, निवास स्थान में परिवर्तन नहीं होता है और 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, तो ऐसी स्थिति में कार्यगण काल 1 दिन का मिलेगा। चौथे में ये कहा था कि राज्य सरकार का एक कर्मचारी के निवास स्थान में परिवर्तन होता है ट्रांसफर पर, और ऐसी स्थिति में यदि उसकी 1000 किलोमीटर तक की दूरी है तो 10 दिन, सड़क मार्ग से लगातार 200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है तो 12 दिन का कार्यगण काल मिलेगा। 1000 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी है तो 12 दिन, और सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 15 दिन, और 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। इसके बाद ये भी कहा था कि यदि पदस्थापन की प्रतीक्षा में है और उसके निवास स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे चाहे कितनी दूर जाए उसको केवल 4 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। एपीओ को कितना? 4 दिन का मिलेगा। इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था, यदि ट्रेजरी ऑफिसर है, ट्रेजरी कर्मचारी है तो जयपुर जोधपुर वालों को 7 दिन एक्स्ट्रा और अन्य को 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद अब नई बात पूछ रहा हूं, एक राज्य कर्मचारी 1 जून को सुबह ट्रांसफर यात्रा में रवाना हुआ, ठीक है, और 11 और 12 जून का
शनिवार द्वितवार है, जयपुर से जोधपुर उसका ट्रांसफर किया गया। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ट्रांसफर के लिए रवाना कब हुआ? 1 जून 2023 को सुबह, और 11 और 12 जून का शनिवार द्वितवार की सरकारी छुट्टी है। उस कर्मचारी को जोधपुर में कार्यभार संभाल लेना चाहिए था। ऑप्शन ए 10 जून को, ऑप्शन बी 11 जून को, ऑप्शन सी 12 जून को, ऑप्शन डी 13 जून को। 13 जून को, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि यदि कार्यगण काल की समाप्ति के तुरंत बाद राजपत्रित अवकाश आती है तो कार्यगण काल उस अवधि से बढ़ जाएगा। तो 2 दिन बढ़ गया तो 13 को अपना कार्यभार संभाल लेगा। इसके बाद अपन ने ये भी पढ़ा था कि यदि कोई राज्य कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए पदस्थापन के लिए जाता है, प्रतियोगी परीक्षा के पास करने के कारण उसको नौकरी दूसरी मिल गई, उसके लिए नौकरी पे जाता है, तो उसे कार्यगण काल मिलेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं मिलेगा, ऑप्शन सी कार्यगण काल भी मिलेगा और यात्रा भत्ता भी मिलेगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसको कार्यगण काल मिलेगा। अब ये सारी बातें आपने जो चैप्टर पढ़ लिया था उसके लगभग अपन ने सारी बातें समझ ली। अब अपन राजस्थान सेवा नियम में हम यहाँ भी परिभाषाएं हैं, और अध्याय 2 में नियम 7। पहला अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया था कि पहला अध्याय नहीं है, दूसरा अध्याय आपके सिलेबस में है, इसमें 40 परिभाषाएं हैं। दूसरा मैंने बताया था कि तीसरा अध्याय आपके सिलेबस में है, 10वां और 11वां सिलेबस में है, 12वां नहीं है, फिर 13वां सिलेबस में है, फिर 14, 15, 16 सिलेबस में है, और उसके बाद नेक्स्ट था कार्यगण काल। तो ये एक छोटा सा सिलेबस है और इसमें 25 क्वेश्चन सही करना सामान्य बात है। अब अपन ये सारी बातें करने के बाद इसकी परिभाषाओं में अपन नियम 7 में कहाँ तक आ गए थे? 8वां पढ़ना था, ड्यूटी या कर्तव्य। नियम 7 का 8। तो जो आज आयो आप भी लिखो, राजस्थान सेवा नियम अध्याय 2, जो तीनों जो विद्यार्थी नए आए हैं वो लिखें,